नमस्कार दोस्तों। आज है 24 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहने वाले हैं, जहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे हम। सेक्सुअल हरासमेंट केस का अभी एक सामने आ रहा है किसका, जहाँ पे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के क्या है ना, काफ़ी आरोप लग रहे हैं। तो इस पूरे मामले को देखेंगे, पूरी न्यूज़ को देखेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर देखेंगे भाई वुमेन्स सेफ्टी के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने कानून बना रखे हैं यहाँ पे। फिर बात करेंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, आई मीन बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और साथ ही साथ संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का भी स्टार्ट हुआ है और अभी काफ़ी न्यूज़ के अंदर है चैट जीपीटी। तो ये सब क्या है पूरा इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर देखेंगे। बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया ने अपना रिटर्न जो है जवाब आईएमएफ को भेज दिया है, जहाँ पे आईएमएफ की क्या कंडीशन थी कि भाई वो श्रीलंका की हेल्प करेगा, ठीक है। श्रीलंका को US$ 2.9 बिलियन का पैकेज तो देगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि भाई श्रीलंका की जो ऑफिशियल क्रेडिटर्स हैं, जो इसको पैसा दे रहे हैं, जो ऑफिशियली पैसा दे रहे हैं, अगर वो अपना मतलब एक जवाब लिख के भेज दें कि भाई हम आपको एश्योर करते हैं कि हम इसकी आगे भी ऐसे ही मदद करते रहेंगे, है ना। और इसका हेल्प करेंगे जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करवाने में। तो तभी आईएमएफ इसका जो ये पैकेज है उसको रिलीज़ करेगा। तो वहाँ पे इंडिया ने तो कर ही दिया, साथ ही साथ चाइना ने भी कर दिया, अब जापान की बारी है। तो यहाँ पे आप द हिंदू की न्यूज़ भी थी, जहाँ पे आफ्टर इंडिया चाइना गिव फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर आईएमएफ बेल आउट पैकेज। A bilateral agreement between India and Sri Lanka on raising the limits of high impact community development project। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी लिमिट्स को बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है और उसको साइन भी कर लिया गया है इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो विजिट हुई थी उस समय पे। द डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग एश्योरेंस वाज आल्सो a assertion of India's belief in the principle of neighborhood first। देखो हमारी एक पॉलिसी है कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, तो अगर वहाँ पे किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपनी मदद करने, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है नेबर फर्स्ट की। ठीक है, जहाँ पे हम जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है ना, उनकी हेल्प पहला करना पसंद करते हैं। रिलेशन की बात करें तो श्रीलंका के साथ हमारी हिस्टोरिकल टाइज़ हैं। लाइक इंडिया और श्रीलंका की एक लॉन्ग हिस्टोरिकल कल्चरल और रिलीजियस ट्रेड और टाइज़ हैं, ठीक है ना? जो पुराने समय में हमारे काफ़ी कल्चर वहाँ से मिलते-जुलते हैं, हमारा रिलीजन भी वहाँ से काफ़ी मिलता है। लाइक वहाँ पे बुद्धिज़्म को फ़ॉलो किया जाता है, काफ़ी लोग हिंदुइज़्म को भी फ़ॉलो करते हैं। तो इस तरह से हमारी काफ़ी रिलीजियस टाइज़ वहाँ पे रहती है। ट्रेड ट्रेड तो हम वहाँ पे हमारा काफ़ी होता ही है एंशिएंट टाइम से ही। इकोनॉमिक टाइज़ की बात करें तो इंडिया श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस एंड यूके। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? यूएस हो गया, देन यूके हो गया, उसके बाद तीसरी नंबर पे किसका नाम आता है? श्रीलंका का आता है, जहाँ पे 60% एक्सपोर्ट इंजॉय करते हैं हम, ठीक है। किसके थ्रू? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो रखा है श्रीलंका के साथ में, उसके थ्रू। और कौन कौन सी कंट्री के साथ हमारा एफटीए हो रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। एफडीआई की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे इंडिया का करीबन 1.7 बिलियन US$ वहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है 2005 से लेके 2019 तक का अगर डेटा हम देखें तो। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं हर साल, जिसका क्या नाम है? मित्र शक्ति। और एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स को अगर आप ओपन करके देखोगे ना, ऐसे खोल के पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग देखोगे, तो SL का मतलब हो गया श्रीलंका है, ठीक है। और IN का मतलब हो गया इंडिया। और एक्सरसाइज का NEX का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? नेवल एक्सरसाइज। अब बात करते हैं IMF। IMF है क्या? सबसे बड़ी बात तो IMF को सेट किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी थी जिनके बुरे हालात हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए IMF का गठन किया गया था, जो कि IMF का बेसिकली काम क्या है? मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन एग्री हुई। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी, कहाँ पे? ब्रिटेन्स वुड के अंदर, जो कि यूएस के अंदर कोई जगह है, वहाँ पे इसकी कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस वजह से इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी बोला जाता है। आईएमएफ को गवर्न करती है करीबन 190 कंट्रीज़ मिलके, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 के अंदर।
इसका पर्पस तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल रखना, ठीक है? क्या-क्या एक्सचेंज रेट होंगे, इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे होंगी, कंट्रीज़ आपस में कैसा अपना ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगी, तो पूरे पर्पस को ये अपना देखता है, हैंडल रखता है, ठीक है ना? द फंड्स मैंडेट वाज़ अपडेटेड इन 2012, तो इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़ को भी अपडेट कर दिया गया ताकि ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे कि अभी श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, तो वहाँ का जो क्राइसिस है उसको सुलझाने के लिए आईएमएफ की हेल्प यहाँ पे ली जा रही है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने भी इनसे हेल्प मांगी और आई थिंक आईएमएफ की टीम वहाँ पे जा भी चुकी है कंट्री के अंदर, ताकि वहाँ के जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको संभाला जा सके। रिपोर्ट्स की बात करें तो आईएमएफ की, तो ये दो रिपोर्ट्स जारी करता है। एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, देखो फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट तो बेसिकली यही देखता है ना, स्टेबिलिटी का काम तो यही इसी का है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आवर्स बिफोर रेस्लर कॉल्ड ऑफ देयर प्रोटेस्ट डब्ल्यूएफआई रिजेक्टेड देयर एलिगेशन। यहाँ पे क्या है ना कि जो डब्ल्यूएफआई यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभुवन शरण सिंह, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाए जा रहे हैं काफ़ी खिलाड़ियों के द्वारा। तो इस वजह से स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने डिमांड की थी एक्सप्लेनेशन डब्ल्यूएफआई से 72 घंटों के अंदर, कि भाई आप हमको 72 घंटों के अंदर जवाब दीजिए, और उसके बाद है ना हम जो अपना एक्शन है वो प्रोसीड करेंगे। कौन से कोड के तहत? वो होगा नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड 2011 के तहत। ठीक है, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिकली देखो ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एलिगेशंस की बात करें तो आरटीआई का जो डेटा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है 2010 से 2020 का, उस समय पे करीबन 45 ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के केस लग चुके हैं, मतलब कंप्लेंट आ चुकी है साई के खिलाफ। साई क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जहाँ पे जो 45 केसेस है उनमें से जो 29 केस है, 29 केसेस वो उनके कोचेज़ के अगेंस्ट रहे हैं, कि जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके कोच के खिलाफ रहते हैं मोस्टली केसेस। In several of these reported cases, the accused were let off leniently with punishment that consisted of transfer to the measure cut in pay or pension. तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे या तो जितने भी कोचेज़ हैं ना, ये जितने भी जिनके खिलाफ ऐसे केस आते हैं, या तो उनकी तनख्वाह में कटौती कर दी जाती है या फिर उनको उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इतना ही होता है उनके साथ, इससे ज़्यादा हो नहीं पाता। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा-सा देख लेना, एज़ सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं, ये है इम्पोर्टेंट हमारा, कि क्या-क्या, कौन-कौन से मेजर्स सेफगार्ड मेजर्स लिए गए सेक्सुअल हरासमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला तो हो गया द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, ये भी वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए एक्ट लेके आए हुए थे। और ये वर्क प्लेस, जहाँ पे ऑफिस वगैरह में, जहाँ पे जितनी भी लेडीज़ या फिर लड़कियाँ जो काम करती हैं, वहाँ पे अगर उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है, गलत बिहेव होता है, या फिर कोई कमेंटबाजी करता है, तो उन चीज़ों से निपटने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अब ये हो गया सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स यानी कि सी बॉक्स, ये भी इसी से रिलेटेड है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एनसीडब्ल्यू का तो आपको पता ही है। देन आ जाता है पोस्को एक्ट 2012 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चैट जीपीटी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एक ओपन एआई यानी कि एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा एक एआई चैटबॉट बनाया गया, ठीक है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। लोग इसके अंदर कुछ भी काम डाल दे रहे हैं, ये करके दे दे रहा है उनको, ठीक है ना। कोई यहाँ पे असाइनमेंट डाल दे रहा है तो उसको भी ये बना के दे दे रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको वहाँ पे एक तरह से वर्चुअली उसको बना देता है, बाद में बच्चे प्रिंट वगैरह करा लेते हैं। और काफ़ी जगह इसको बैन भी किया गया है कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि इसका यूज़ नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि बच्चे काफ़ी अपने काम से बचने लग गए थे। चैट जीपीटी इज़ अ वेरिएंट ऑफ जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर विच इज़ अ लार्ज स्केल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लैंग्वेज मॉड्यूल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ओपन एआई यानी कि सोर्स कोडिंग के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये काफ़ी ट्रेंड है, इसके अंदर काफ़ी तरह का टेक्स्ट डाटा है, जो कि एक ह्यूमन टेक्स्ट लाइक कंडीशन को मतलब भांप लेता है और उसी तरह से पूरे डेटा को आपको जनरेट करके दे देता है। जैसे कि इंसान लिखते हैं ना, वैसा सा ही कुछ लिख के देता है। मैंने वैसे अभी तक आजमाया तो है नहीं, गया था मैं अभी इनकी वेबसाइट पे खोल के देखा, तब तक डाउन चल रही थी। ट्राई करेंगे।
In addition to being able to admit its mistake, challenge false premises and refusal unstable request, the chat GPT can also answer follow-up question कि भाई अगर आप इसको कोई कोई क्वेश्चन करोगे तो उसका भी आंसर ये देता है। ठीक है, जो इसके पास पॉसिबल होगा वो आपको आंसर भी देता है। कोई भी क्वेश्चन इसके यहाँ पे डाल दिया, कोई एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी दे देता है। ठीक है ना? लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन वैलिड होनी चाहिए, ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी पूछ लिया। लिमिटेशंस की बात करें तो देखो इनके पास भी सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है डेटा का। जितना डेटा इसके पास होगा वहीं से निकाल के आपको बता सकता है, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा कहीं से नहीं निकाल सकता ये, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। और ऊपर से हो गया कि भाई ये आंसर देता है लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट तो होते हैं, ठीक है, रीड वेल भी होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है ना कि कंटेस्ट जो है, सब्सटेंसेस है, उनमें लेक कर जाता है। मतलब आपको हाई क्वालिटी डेटा शायद यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो खेलो इंडिया प्रोग्राम से होगा, संसद खेल महाकुंभ 2022-23। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी के द्वारा इसका सेकंड फेज़ को इनॉग्रेट कर दिया गया है, जो कि ऑर्गेनाइज़ हुआ था कहाँ पे? बस्ती। बस्ती कहाँ पे? यूपी के अंदर। इसका पहला फ़ेज़ ऑर्गेनाइज़ किया गया था 10 से 16 दिसंबर 2022 के अंदर। और जो अभी का है वो होगा 18 से 28 जनवरी तक चलेगा। द खेल महाकुंभ एक तरह का नोवल इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करता है अपने को अपॉर्चुनिटी, प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम अपना स्पोर्ट्स टैलेंट, ठीक है, वो दिखा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं दूसरे लोगों को कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। हर तरह के कॉम्पिटिशन यहाँ पे होते हैं, इंडोर, आउटडोर भी, ठीक है ना? खेल कुंभ, महाकुंभ के द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। और those through these games performing athletes are being selected for the further training under साई। साई का हमने अभी नाम देखा था ना, एसएआई। साई के ऊपर भी काफ़ी एलिगेशंस लगे थे, 45 केसेस आए थे, है ना? तो उनको भी वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर साई के थ्रू उनको ट्रेन किया जाता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। 1950 की बात है जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स को क्या किया था, क्रिएट किया था, जो कि अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स को कंट्री के अंदर बढ़ाएगा। 1982 के अंदर जैसे एशियन गेम ख़त्म हुए तो उसी इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया गया था किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है? तो मतलब इसका थोड़ा-सा नाम बदल दिया। 1984 के अंदर 1994 के अंदर नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी को इनिशिएट किया गया। 2000 के अंदर फिर डिपार्टमेंट कन्वर्टेड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स यानी कि MYAS, मतलब फिर से इसका नाम बदल दिया। 2011 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसका क्या नाम था? नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011। 2022 के अंदर ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है, एक नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया, ठीक है ना? जहाँ पे एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, बैलूनिंग, ड्रोन्स, हैंग ग्लाइडिंग, पावर हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग एक्सेट्रा वगैरह गेम्स वहाँ पे होने हैं। और आपने देखा होगा काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो एयर शोज़ होते हैं तो ये वैसा सा ही है, ठीक है ना? एयर शो ही है एक तरह से जहाँ पे आप ऐसे-ऐसे स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।